हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एसेस्टजू ने स्नो वैलो को आजाद करवा दिया था और स्नो वैलो से वहाँ पे एसेस्टजू को पता चलता है कि 10 लाख साल पहले जो नाइन्थ रियलम के अंदर बड़ी तबाही आई थी, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे टैलेंट सेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए गोड्स ने भेजी थी। और ये कहते कहते ही बेचारी स्नो वैलो की बॉडी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। लेकिन एसेस्टजू बोला अपने टैलेंट सेट के डिसेबल्स को ऐसे ही कैसे मरने दे सकते थे, इसलिए वो अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए स्नो वैलो की बॉडी को एक मैजिक कोर में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और इसी के साथ एसेस्टजू ने यूनिवर्स के अंदर मौजूद हर एक गोड का खात्मा करने का डिसाइड कर लिया था, जिसके लिए वो सबसे पहले व्हाइट गोड सेक्ट में जाते हैं, जो कि फेक गोड का दिखावा करते हुए आउटर लैंड के लोगों को लूट रहे थे। पर एसेस्टजू ने वहाँ पे जाते ही व्हाइट गोड सेट के लीडर का खेल वहीं पे खत्म कर दिया था और उसके बाद वो वहाँ पे अपनी आगे की मंजिल की तरफ रवाना हो चुके थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें डाउचेंग सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे धीरे धीरे ये खबर फैलने लगी थी कि एसेस्टजू गोड्स को खत्म करने की मिशन के ऊपर निकले हैं। और जैसे ही ये बात डाउचेंग सिटी के एक पर्सन को पता चलती है, तो वो ऑलमोस्ट वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, क्या क्या कहा तुमने? एसेस्टजू गोड्स को खत्म करने के लिए निकले हुए हैं? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई पर्सन भला गोड्स को कैसे खत्म कर सकता है? और उस पर्सन की आवाज इतनी ज्यादा ऊंची थी कि आसपास के लोगों ने भी ये बात वहाँ पे सुन ली थी और सभी लोगों का ध्यान वहाँ पे उसी पर्सन की तरफ ही चला गया था, जो देखकर उसका साथी जल्दी से उसका मुंह बंद करते हुए कहता है कि तुम इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? अपनी बकवास बंद करो और शांति से आगे बढ़ते रहो। अगर ये खबर नाइन्थ रियलम के अंदर लीक हो गई तो पूरे नाइन्थ रियलम के अंदर हड़बड़ी मच जाएगी। और ये कहकर वो लोगों को वहाँ पे इशारे से कहता है कि ये तो बस मजाक कर रहा था। और ये कहकर वो पर्सन अपने साथी को वहाँ पे आगे ले जाते हुए उससे कहता है, क्या तुम इस खबर को फैलाकर नाइन्थ रियलम के अंदर अफरा तफरी मचाना चाहते हो? जिसपे वो दूसरे वाला पर्सन उससे कहता है, लेकिन एसेस्टजू ये सब कर क्यों रहे हैं? उन्हें तो अभी हमारे फायरीलैंड के अंदर आए हुए बस कुछ दिन बीते हैं, तो फिर उनका गोड्स के साथ क्या पंगा हो गया? जिसपे वो दूसरे वाला पर्सन अपने साथी को जवाब देते हुए बताता है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, पर नाइन्थ रियलम के अंदर मौजूद जो भी मैटर गोड्स के साथ जुड़ा हुआ है उसे एसेस्टजू खुद सोल्व कर रहे हैं। और उनके रास्ते में जो कोई भी गोड आ रहा है, चाहे वो रियल हो या फेक या फिर रिलीजन के नाम पे लूटने वाला हो, एसेस्टजू हर एक गोड को खत्म किए जा रहे हैं। अपने साथी की ये बात सुनकर वो दूसरे वाला पर्सन वहाँ पे खुद सोचते हुए उससे कहता है, पर यही तो मेरा सवाल है कि आखिर एसेस्टजू ये सब कर क्यों रहे हैं और ये सब करके वो करना क्या चाहते हैं? अब अपने दोस्त की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसका साथी अचानक से ही वहीं पे रुक जाता है और वो वहाँ पे बहुत ही गौर से इधर उधर देखते हुए धीमी आवाज में अपने साथी से कहता है कि अगर सच कहूँ तो मेरे पास एक और भी बहुत बड़ी खबर है, जल्दी से अपना कान आगे लाओ। अपने साथी की ये बात सुनकर वो पर्सन भी जल्दी से अपना कान आगे ले जाता है, जो देखकर उसका साथी वहाँ पे उसके कान में बताते हुए कहता है, एसेस्टजू बहुत ही जल्द पूरे फायरीलैंड के ऊपर कब्जा करते हुए नाइन्थ रियलम्स को एक साथ जोड़ने वाले हैं। अब ये खबर सुनकर तो उस पर्सन को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जबकि उसका साथी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, असल में एसेस्टजू नाइन्थ रियलम्स को आपस में जोड़कर मिडल रीजन को और भी ज्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो हमारे नाइन्थ रियलम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। वहीं हम देखते हैं कि उन दोनों की ये बातें वहाँ पे खड़े हुए कुछ लोग भी बहुत ही गौर के साथ सुन रहे थे। और नाइन्थ रियलम के मिडल रीजन को एक्सपेंड करने वाली बात सुनकर तो उन लोगों को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जबकि वो पर्सन अपने साथी की ये बात सुनकर वहाँ पे चौंकते हुए उससे कहता है, पर एसेस्टजू तो अभी अभी नाइन्थ रियलम के अंदर आए हैं, तो वो इतना जल्दी हमारे नाइन्थ रियलम के अंदर आते हुए हमारे नाइन्थ रियलम के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? तुम्हें नहीं लगता कि वो कुछ ज्यादा ही जल्दी आगे बढ़ रहे हैं? जिसपे उसका साथी उससे कहता है कि छोड़ो ना, वो तो हमारा ही फायदा रहा है, इसलिए मेरे ख्याल से हमें इस सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और देखा तुम्हारे ये दोस्त कितना ज्यादा कमाल का है, मैंने अंदर की न्यूज भी तुम्हें बता दी। और हाँ, तुम्हें एसेस्टजू से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम एक बुरे इंसान नहीं हो, इसलिए तुम एसेस्टजू की नजरों में नहीं आने वाले। वो सिर्फ बुरे लोगों को ही मौत के घाट उतार रहे हैं। और रही बात ये कि एसेस्टजू उन गोड्स को कैसे खत्म करेंगे, तो तुम खुद ही अंदाजा लगा लो। एसेस्टजू ने यहाँ पे आते साथ ही ड्रैगन एंड टाइगर क्लब की प्रेसिडेंट को हराते हुए पूरे ड्रैगन एंड टाइगर क्लब को अपने अंडर ले लिया था, जो कि डाउचेंग सिटी की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। तो तुम इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि एसेस्टजू कितने ज्यादा ताकतवर होंगे। एसेस्टजू के पास मिस्टीरियस एक्सट्रीम पावर है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो किसी को भी एक ही झटके में खत्म कर सकते हैं। इवन पावर से पावरफुल इमोर्टल डाउन लेवल का कल्टीवेटर भी उनके सामने नहीं टिक पाता। और वो दोनों ही पर्सन इसी तरह से आपस में बातें करते हुए वहाँ से रवाना हो जाते हैं, जबकि वहाँ पे खड़े हुए कुछ और लोगों ने उनकी ये सारी बातें सुन ली थी। और उनकी ये सारी बातें सुनने के बाद उनमें से एक पर्सन वहाँ पे चौंकते हुए अपने साथी से कहता है कि एसेस्टजू वाकई नाइन्थ रियलम के अंदर सभी बुरे लोगों को खत्म कर रहे हैं। अगर सच में ऐसा है तो ये तो वाकई एक बहुत बड़ी खबर है और हमें जल्द से जल्द ये खबर अपने बाकी साथियों तक भी पहुंचानी होगी। तुम इस तरफ जाओ और मैं इस तरफ जाता हूँ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कोई साथी एसेस्टजू के हाथों से मारा जाए। और ये कहकर वो सभी लोग अलग अलग दिशा की तरफ निकल जाते हैं, ये न्यूज पूरी सिटी में फैलाने के लिए। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें ज़ुआनटियान पवेलियन हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लेडी मास्टर ज़ुआन अभी तक भी अपनी जगह पे बैठी हुई एसेस्टजू के बारे में ही सोच रही थी, जो कि अभी तक भी वापस नहीं आए थे। हालांकि पूरी डाउचेंग सिटी वाइफू के खजाने
खजाने को लूट कर वापस आ चुकी थी, जबकि एसएसटजू के तो वापस आने का कोई नामो निशान ही नहीं था। इसी बीच उसे वहाँ पे अपने भाई से खबर मिलती है जो कि पूरी दाओचंग सिटी में फैल चुकी थी कि एसएसटजू गोड्स को खत्म करने के मिशन पे निकले हैं और अपने इस मिशन में वो हर एक उस पर्सन को खत्म करते जा रहे हैं जो इनडायरेक्टली गोड के साथ जुड़ा हुआ है या फिर लोगों को बेवकूफ बनाते हुए उनके ऊपर गोड बन के राज कर रहा है। इवन मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि वो नाइन्थ रियलम के अंदर मौजूद हर एक गुनहगार को सजा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब अपने छोटे भाई से ये खबर सुनकर हम देखते हैं कि लेडी मास्टर ज़ुआन को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ पे चौंकते हुए कहती है, क्या क्या कहा तुमने? एसएसटजू गोड्स को खत्म करते हुए पूरे फायरीलैंड के ऊपर राज करना चाहते हैं और उसके बाद नाइन्थ रियलम्स को भी आपस में जोड़ना चाहते हैं। अपनी बड़ी बहन की ये बात सुनकर टैन भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि आपने बिल्कुल सही सुना और ये खबर नाइन्थ रियलम के अंदर बहुत ही तेजी से फैल रही है और देखते ही देखते एसएसटजू का खौफ नाइन्थ रियलम के अंदर इतना ज्यादा फैल चुका है कि बुरे लोग बुरा रास्ता ही छोड़ रहे हैं या फिर वो लोग गायब होते जा रहे हैं। जबकि टैन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लेडी मास्टर ज़ुआन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देती। वो तो वहाँ पे किसी और गहरी सोच में डूबी हुई थी। वो अचानक ही वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ी होते हुए कहती है कि अगर एसएसटजू नाइन्थ रियलम के ऊपर राज करना चाहते थे तो वो अपनी सुप्रीम पावर के चलते ये सब बहुत ही आसानी के साथ कर सकते थे, लेकिन फिर भी वो ये सब सभी को बताकर क्यों कर रहे हैं? आखिर वो करना क्या चाहते हैं? उनके मन में चल क्या रहा है? अपनी बड़ी बहन की ये बात सुनकर टैन भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए कहता है कि ये सवाल तो मेरे ज़हन में भी चल रहा था, और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर एसएसटजू उन गोड्स को और गोड सेट को खत्म क्यों करना चाहते हैं? जिसपे लेडी मास्टर ज़ुआन वहाँ पे कुछ सोचते हुए कहती है, जहाँ तक मेरा अंदाजा है एसएसटजू नाइन्थ रियलम्स को आपस में जोड़कर मिडल रीजन के ऊपर अटैक करते हुए उसे भी अपने कब्जे में लेना चाहते होंगे ताकि वो हमारे नाइन्थ रियलम्स को और ज्यादा एक्सपेंड कर सके। और ये सब करने के पीछे उनकी एक ही बड़ी वजह हो सकती है और वो है एसएसटजू का गुस्सा, क्योंकि जहाँ तक मैंने एसएसटजू को जाना है सबसे ज्यादा खतरनाक उनका गुस्सा ही है और इस गुस्से के पीछे सबसे बड़ी वजह उनके डिसेबल की मौत होगी। खैर उसके बाद एक बार फिर से सीन चेंज होता है और हमें डीप स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एसएसटजू अपनी ड्रैगन स्टारशिप से होते हुए बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे और उनका अगला टारगेट था लिंग चाओ फायरीलैंड। इसलिए वो अपने सिंहासन पे बैठकर मजे से चाय पीते हुए अपनी ड्रैगन स्टारशिप को वहाँ पे लिंग चाओ फायरीलैंड की तरफ ही आगे बढ़ा देते हैं, जहाँ पे वैसे तो सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था, लेकिन जैसे ही एसएसटजू की ड्रैगन स्टारशिप वहाँ पे एंटर करती है तो लिंग चाओ फायरीलैंड के अंदर मौजूद सभी लोग डर के मारे वहाँ से भागने लगे थे, क्योंकि वहाँ तक भी खबर पहुँच चुकी थी कि एसएसटजू कौन से मिशन के ऊपर निकले हुए हैं। इसलिए एसएसटजू की ड्रैगन स्टारशिप को देखकर ही वो सभी लोग अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि एसएसटजू कहीं उन्हें ही ना खत्म कर दे। और इस सब के पीछे बड़ी वजह थी उनके गुनाह, क्योंकि एसएसटजू लोगों को उनके किए की सजा देते हुए आगे बढ़ रहे थे। जबकि हम देखते हैं कि एसएसटजू लिंग चाओ फायरीलैंड के अंदर आते ही अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ही झटके में उसे पूरा स्कैन कर लेते हैं और वहाँ पे एसएसटजू को ऐसा कोई भी पर्सन दिखाई नहीं देता जो कि एसएसटजू के निशाने पे हो। इसलिए एसएसटजू अपनी ड्रैगन स्टारशिप को भी आदेश देते हुए कहते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई भी खास टारगेट मौजूद नहीं है, इसलिए अगली मंजिल की तरफ बढ़ो। अब एसएसटजू के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि उनकी ड्रैगन स्टारशिप भी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ एक ही झटके में वहाँ से निकल जाती है, जो देखकर तो लिंग चाओ फायरीलैंड के लोगों को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर एसएसटजू अचानक से यहाँ पे इस तरह से आते हुए फिर दोबारा अचानक से इस तरह से चले क्यों गए? तो क्या वो खबर झूठी थी? क्या एसएसटजू पूरे नाइन्थ रियलम्स के ऊपर राज करते हुए उन्हें आपस में मिलाना चाहते हैं? और यही सवाल लिंग चाओ फायरीलैंड के अंदर मौजूद हर एक पर्सन के दिमाग में चल रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसएसटजू अपनी ड्रैगन स्टारशिप से होते हुए अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं, जो कि था फ्लोटिंग पॉन्ड फायरीलैंड। वहाँ पे भी लोग अपनी रूटीन के मुताबिक अपने अपने काम कर रहे थे कि तभी अचानक से ही वहाँ पे एसएसटजू की ड्रैगन स्टारशिप की एंट्री होती है, जिसे देखते ही उन लोगों ने वहाँ पे एक ही झटके में पहचान लिया था और वो सभी लोग भी वहाँ पे बिल्कुल पिछले वाले फायरीलैंड की तरह डर के मारे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हुए कहते हैं कि एसएसटजू यहाँ पे आ चुके हैं, जो कि नाइन्थ रियलम के ऊपर राज करते हुए सभी को खत्म करना चाहते हैं। जल्दी से सभी अपनी जान बचाते हुए भागो यहाँ से। जबकि एसएसटजू वहाँ पे आते ही एक बार फिर से अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए उस फ्लोटिंग पॉन्ड फायरीलैंड को भी एक ही झटके में वहाँ पे स्कैन कर लेते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पे भी ऐसा कोई पर्सन दिखाई नहीं देता जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में गोड्स के साथ जुड़ा हुआ हो। इसलिए वो वहाँ पे एक बार फिर से अपनी ड्रैगन स्टारशिप को आदेश देते हुए कहते हैं कि यहाँ पे भी कोई पर्सन मौजूद नहीं है, इसलिए आगे बढ़ो। और ये कहकर एसएसटजू अपनी ड्रैगन स्टारशिप को अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना कर देते हैं, जो देखकर वहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे कि आखिर एसएसटजू ने उन्हें इतनी आसानी से छोड़ कैसे दिया। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसएसटजू अपनी ड्रैगन स्टारशिप से होते हुए चैंगमिंग फायरीलैंड के अंदर आ चुके थे, जहाँ पे आते साथ ही एसएसटजू को वहाँ पे काफी सारे करप्ट लोगों के बारे में पता चल जाता है और इवन उन्हें वहाँ पे कुछ गोड्स के भी होने का एहसास होता है, जो कि रियल तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले थे। इसलिए एसएसटजू अपनी ड्रैगन स्टारशिप को वहाँ पे सीधे चैंगमिंग फायरीलैंड की फॉरेस्ट के अंदर लैंड करते हैं, क्योंकि उस जगह की स्पिरिचुअल पावर एसएसटजू को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही थी। और वहाँ पे लैंड करते ही एसएसटजू वहाँ पे इधर उधर देखते हुए कहते हैं कि भले इस जगह की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल कल्टीवेटर यहाँ पे रहता है तो ये स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे उसकी लाइफ को ही खत्म
कर देगी, पर ये मेरी डिसेबल स्नो वैलो को ठीक करने के लिए काफी अच्छी जगह है। और ये कहते हुए सटजू वहाँ पे स्नो वैलो की मैजिक कोर को भी बाहर निकाल लेते हैं और अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करके वो वहाँ पे लाइफ डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे आसपास मौजूद सारी प्योर एनर्जी को स्नो वैलो की मैजिक कोर के अंदर ऑब्जर्व करवाने लगे थे। जहाँ ऐसा होते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी थी और जैसे जैसे वो स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पे स्नो वैलो की मैजिक कोर के अंदर जा रही थी तो हम देखते हैं कि स्नो वैलो की मैजिक कोर से भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था, जो कि वहाँ पे उसकी मैजिक कोर से होता हुआ सीधा ऊपर आसमान की तरफ जा रहा था। और उसी फॉरेस्ट में थोड़ी ही दूर वहाँ पे हम किंग गुआन नाम के कल्टीवेटर को देखते हैं, जो कि मैसेंजर गॉड के लिए काम किया करता था और अभी भी मैसेंजर गॉड के कहने पर वो वहाँ पे कुछ एलेक्सिस को इकट्ठा कर रहा था। और वो एलेक्सिस इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि हम देखते हैं कि उन एलेक्सिस को इकट्ठा करते हुए उनका पॉइजन वहाँ पे किंग गुआन की बॉडी में भी फैलता जा रहा था। और इसी बीच किंग गुआन की नजर वहाँ पे अपने एक साथी के ऊपर पड़ती है, जो कि एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर लेटकर आराम कर रहा था। जो देखकर किंग गुआन उससे कहता है, क्या हुआ, क्या तुम और एलेक्सिस को इकट्ठा नहीं करने वाले? तुम जानते हो ना कि कल एंजल लॉर्ड खुद यहाँ पे आने वाले हैं और अगर तुमने यहाँ पे टारगेट के मुताबिक एलेक्सिस को इकट्ठा नहीं किया तो वो तुम्हें एक बार फिर से बहुत ही बुरी तरह से सजा देंगे और मेरे पास तो वैसे भी ज्यादा दिन नहीं बचे, इसलिए मुझे उस एंजल लॉर्ड का कोई भी डर नहीं है। पर तुम तो अभी अपनी जान बचा सकते हो, इसलिए अब चुपचाप काम पे लगो। पर हाँ दोस्तों, मैं तुम लोगों से एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा कि भले ही कुछ दिनों बाद मेरी मौत होने वाली है, पर मैं इस तरह से एक नौकर की तरह नहीं मरना चाहता। काश मैं उस एंजल लॉर्ड की चुंगल से आजाद हो पाता। किंग गुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसके एक साथी वहाँ पे उससे कहता है, तो क्या तुम्हें लाइफ चेंजिंग पिल नहीं चाहिए? अगर तुम जीना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें उस लाइफ चेंजिंग पिल को हासिल करना ही होगा और वो पिल सिर्फ तुम्हें एंजल लॉर्ड ही प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन अभी वो तीनों वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से ही वो पूरा जंगल वहाँ पे हिलने लगता है और उन तीनों को वहाँ पे किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी का एहसास होता है, इसलिए वो तीनों भी जल्दी से वहाँ पे सुधान हो जाते हैं। और इन तीनों को वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद एंजल गोल्ड कल की बजाय आज ही यहाँ पे आ चुके हैं और ये एनर्जी जंगल में उनके आने की वजह से ही फैली हुई होगी, क्योंकि इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी तो सिर्फ एंजल कोड के पास ही थी। कोई नॉर्मल कल्टीवेटर भला इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी को कैसे सामन कर सकता था? और ये कहते हुए वो तीनों वहाँ पे उड़ते हुए बहुत ही तेजी के साथ एसएटजू के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एसएटजू अभी तक भी लाइफ डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आसपास की सारी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी को वहाँ पे स्नो वैलो की मैजिक कोर में ही ऑब्जर्व करवाए जा रहे थे। जो देखकर उन तीनों को लगता है कि शायद एसएटजू ही उन तीनों को एंजल कोड है, इसलिए वो तीनों जल्दी से एसएटजू के सामने झुकते हुए वहाँ पे उनका स्वागत करते हैं। लेकिन उनका एक साथी जिसका नाम शैनान था वो वहाँ पे एंजल लॉर्ड के सामने नहीं झुकता, पर वो खड़े खड़े वहाँ पे एसएटजू को पीछे से ही ग्रीट करते हुए कहता है, मैसेंजर गॉड आपका हमारे फायरी लैंड के अंदर स्वागत है। हाँ, मैसेंजर गॉड का नाम सुनकर हम देखते हैं कि एसएटजू भी वहाँ पे पीछे मुड़ते हुए कॉल टून में कहते हैं, क्या कहा तुमने मैसेंजर गॉड? और ये कहकर एसएटजू वहाँ पे उन तीनों से सवाल करते हुए पूछते हैं, क्या तुम तीनों मैसेंजर गॉड के लिए काम करते हो? एसएटजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि किंग गुआंग भी अपना सर उठाकर वहाँ पे एसएटजू से कहता है, तो आप एंजल गॉड के मैसेंजर नहीं है। किंग गुआंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शैनान वहाँ पे उनसे कहता है, बेवकूफ कहीं के, भला गॉड्स भी कहीं आने जाने के लिए स्टारशिप्स का इस्तेमाल करते हैं, एक बार अपना दिमाग तो लगा लेते। ये पर्सन यहाँ पे अपनी स्टारशिप से होते हुए आया है और इसी से मुझे अंदाजा हो गया था कि ये एंजल गॉड का मैसेंजर नहीं है। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है जरूर इस पर्सन की स्टारशिप यहाँ पे खराब हो गई होगी, इसलिए जल्दी से यहीं पे लैंड कर गया। अब शैनान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसके बाकी दोनों साथियों की नजर भी वहाँ पे ऊपर ड्रैगन स्टारशिप की तरफ जाती है, जिसे देखकर उन दोनों को भी वहाँ पे यकीन हो गया था कि एसएटजू वाकई कोई भी गॉड का मैसेंजर नहीं है, इसलिए वो दोनों भी वहाँ पे जल्दी से अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं। और किंग गुआन वहाँ पे एसएटजू के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बात करते हुए कहता है, इमोर्टल फ्रेंड आपको यहाँ पे गलती से भी नहीं आना चाहिए था, इसलिए प्लीज आप जल्दी से निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे शेन गुआंग सेट का राज है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और कमीने लोग हैं। भले ही आप यहाँ पे गलती से आए हो, लेकिन अगर उन लोगों की नजर आपके ऊपर पड़ गई तो वो आपको भी यहाँ पे हमारी तरह बंदी बना लेंगे। और ऊपर से ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है कि भले ही आप सेकंड लेवल के इमोर्टल डाउ कल्टीवेटर ही क्यों ना हो, फिर भी ये जगह सिर्फ कुछ ही सालों में आपको अंदर से खत्म कर देगी। अब किंग गुआंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उनका तीसरा साथी जिसका नाम जीजू था वो वहाँ पे आगे आते हुए किंग गुआंग से कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? ये पर्सन ऑलरेडी यहाँ पे काफी सारी मैजिकल हब्स को इकट्ठा कर चुका है, अगर हमने इसे ऐसे ही यहाँ से जाने दिया तो मैसेंजर गॉड यहाँ पे आने के बाद हम सभी को खत्म कर देगा। जीजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शैनान वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओ तो तुम्हें यहाँ पे भी रहते हुए मौत का डर लग रहा है? क्या तुम नहीं जानते कि हम कौन सी राह पे चल रहे हैं? हम लोगों ने जिस दिन इस जंगल के अंदर अपना पहला कदम रखा था उसी दिन अपनी मौत को चुन लिया था, और हम लोग आज नहीं तो कल तो वैसे भी मरने वाले हैं इस जगह की खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से। और जब हम लोग मारे जाएंगे तो हमारी सोल्स खुद ब खुद ही एंजल गॉड के पास चली जाएंगी, जिनका वो सेक्रीफाइस करते हुए अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा लेगा, जैसा कि वो पिछले कई लाखों हजारों सालों से करते हुए आ रहा है। मुझे तो लगता है कि वो कोई गॉड है ही नहीं, वो बस हमारे जैसे लोगों की सोल को ऑब्जर्व करते हुए अपनी लाइफ पावर को बढ़ा रहा है। पर अब फैसला तुम लोगों के
ऊपर है। तुम लोग यहाँ पे एंजल गॉड के खिलाफ जाकर मरना चाहते हो या यहीं पे रहकर धीरे धीरे मरना चाहते हो? अगर मेरी मानो तो हम लोग जल्दी से इस पर्सन को लेकर यहाँ से भाग निकलते हैं। शेनन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जी यू वहाँ पे चिल्लाते हुए गुस्से से उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। ये भी तो हो सकता है कि एंजल गॉड इन एलेक्सिस को इकट्ठा करने के बदले में हमें वाकई लाइफ चेंजिंग पिल दे दे। जिसपे शेनन उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर सपने देखते रहो। जिसपे जी यू कुछ कहने ही वाला था कि किंग वहाँ पे चिल्लाते हुए उन दोनों को ही चुप करवा देता है और गुस्से से उन दोनों से कहता है कि अभी ये आपस में झगड़ने का समय नहीं है। अभी तक तो मैसेंजर गॉड को इस इमॉर्टल फ्रेंड के यहाँ पे आने की खबर हो चुकी होगी और वो किसी भी समय इसे भी यहाँ पे हमारी तरह बंदी बनाने के लिए आता होगा और हम लोग तो वैसे भी मरने वाले हैं, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे अपने बारे में सोचना छोड़कर इस इमॉर्टल फ्रेंड के बारे में सोचें जो कि अभी तक बिल्कुल ठीक है। इसलिए मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे इसे जिंदा सलामत यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर ये भी यहाँ पे रुका रहा तो ये भी खामखा हमारी तरह एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। और ये कहकर किंग वॉन वहाँ पे सटजू की तरफ आगे बढ़ते हुए उनसे कहता है, इमॉर्टल फ्रेंड अगर आप यहाँ पे इन एलेक्सिस के लिए आए हैं तो मेरे पास ये एलेक्सिस काफी ज्यादा तादाद में मौजूद है। वहीं उन एलेक्सिस को देखकर सटजू भी थोड़ा इंप्रेस होते हुए कहते हैं ज़ोंगली ग्रास। और ये कहकर वो दोबारा वहाँ पे स्नो वैली की मैजिक कोर की तरफ देखते हुए कार्टून में उससे कहते हैं कि अगर तुम इस ज़ोंगली ग्रास को खा लेती हो तो तुम्हारी कल्टीवेशन पहले की तरह स्टेबल हो जाएगी और इवन तुम्हारे अंदर ग्रेट डाउ को भी समझने की क्षमता आ जाएगी। लेकिन इसके फायदे जितने ज्यादा खास हैं, इसे उठाने वाले के लिए नुकसान उतना ही ज्यादा बड़ा होता है। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि ज़ोंगली ग्रास को हासिल करने के लिए तुम तीनों ने खुद को पॉइजनस करवा लिया होगा और वो पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो धीरे धीरे तुम तीनों को अंदर से खत्म कर रहा है। अब ऐसा टजू की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि किंग वांग को वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, इमॉर्टल फ्रेंड आप तो इस ग्रास के बारे में काफी कुछ जानते हैं, लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी हम इस ज़ोंगली ग्रास का फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि यहाँ पे मौजूद सारे के सारे एलेक्सिस शेन गुआंगजोंग से बिलोंग करते हैं। और अगर उसने यहाँ पे आपको अपने एलेक्सिस को लेते हुए देख लिया तो वो आपको भी यहाँ पे हमारी तरह नहीं जाने देगा। इसलिए प्लीज आप इन एलेक्सिस को यहीं पे छोड़ते हुए चुपचाप निकल जाइए यहाँ से। आप किंग वांग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसेस्टर्स वहाँ पे कार्टून में उससे कहते हैं कि मैं यहाँ से निकल तो जाऊंगा पर अपने मकसद को पूरा करने के बाद। और ये कहते हुए एसेस्टर्स अचानक से वहाँ पे अपने डिवाइन सुप्रीम ऑरा को रिलीज कर देते हैं, जो कि देखते ही देखते पूरे जंगल के अंदर फैल चुका था। और देखते ही देखते एसेस्टर्स के डिवाइन सुप्रीम ऑरा ने वहाँ पे उस जंगल के अंदर मौजूद जितनी भी ज़ोंगली ग्रासेस मौजूद थी उसे वहाँ पे एसेस्टर्स के पास ले आया था। और एसेस्टर्स लाइफ डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन ज़ोंगली ग्रासेस की पावर्स को भी वहाँ पे स्नो वैली की मैजिक कोर को अब्सॉर्ब करवाने लगे थे, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे किंग वांग और उसके साथियों के लिए तो खड़ा रह पाना भी मुश्किल होता जा रहा था। और ऊपर से ऐसा कमाल का नजारा देखकर तो हम देखते हैं कि उन तीनों की आंखें ही वहाँ पे फटी की फटी रह चुकी थी। जबकि हम देखते हैं कि ऐसा टजू तो वहाँ पे भी नहीं रुकते, वो लगातार वहाँ पे लाइफ डिवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए स्नो वैली की मैजिक कोर के अंदर सारी स्पिरिचुअल पावर को अब्सॉर्ब करवाते जा रहे थे, जिसके चलते हम देखते हैं कि पूरे जंगल का माहौल भी वहाँ पे बदलता जा रहा था। लेकिन इसी बीच अचानक ही वहाँ पे एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिसे महसूस करके किंग वांग और उसके साथी वहाँ पे घबराते हुए कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, अब तो इस इमॉर्टल फ्रेंड के साथ साथ हमारी जान भी खतरे में पड़ने वाली है। और इसी बीच अचानक ही वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी नीचे गिरती है, जिसके अंदर से एंजल गॉड का मैसेंजर निकल कर बाहर आता है, जो कि आते साथ ही वहाँ पे उन तीनों से कहता है, मेरे बच्चों कैसे हो तुम लोग? मुझे तो लगा था कि तुम तीनों चले गए होगे यहाँ से, पर तुम लोग तो अभी तक भी यहाँ पे मेरे हुक्म के मुताबिक यहीं पे मौजूद हो। और तुम लोग यहाँ पे ये इतनी ज्यादा पावरफुल डिवाइन एनर्जी को कैसे समन कर पा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों ने यहाँ पे मौजूद मेरे एनर्जीज को अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया? और ये कहते हुए वो मैसेंजर लॉर्ड किंग वांग के काफी ज्यादा क्लोज आ चुका था, जो देखकर बेचारा किंग वांग तो वहाँ पे अपनी नजर ही झुका लेता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि उस मैसेंजर लॉर्ड की नजर सीधा वहाँ पे एसेस्टर्स के ऊपर पड़ती है और एसेस्टर्स को देखते ही वो वहाँ पे पहचान जाता है कि उस डिवाइन एनर्जी को यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि यही पर्सन समन कर रहा है। इसलिए जैसे वो वहाँ पे एसेस्टर्स की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो किंग वांग भी वहाँ पे मैसेंजर लॉर्ड को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है कि ये हमारा एक इमॉर्टल फ्रेंड है जिसकी स्टारशिप खराब हो गई थी, इसलिए ये गलती से यहाँ पे आ गया। वैसे इसका यहाँ पे आने का कोई भी इरादा नहीं था, प्लीज आप इसे माफ कर दीजिए, ये बहुत ही जल्द यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन किंग वांग की सारी बातें सुनने के बावजूद भी हम देखते हैं कि लॉर्ड मैसेंजर वहाँ पे उसकी बात को इग्नोर करते हुए सीधा एसेस्टर्स की तरफ आगे बढ़ने लगा था, जो देखकर किंग वांग वहाँ पे पीछे से ही मैसेंजर लॉर्ड के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उसे वहाँ पे रोकने की कोशिश करता है, जो देखकर मैसेंजर लॉर्ड को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो वहाँ पे चिल्लाते हुए किंग वांग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे यहाँ पे छूने की? और ये कहकर मैसेंजर लॉर्ड अचानक ही वहाँ पे किंग वांग को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारते हुए उसे वहाँ पे उठाकर पीछे फेंक देता है और गुस्से से उससे कहता है कि अगली बार बात करने से पहले सोच लेना कि तुम किसके साथ बात कर रहे हो। जबकि हम देखते हैं कि मैसेंजर लॉर्ड की इसे किक नहीं वहाँ पे बेचारे किंग वांग की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब कर दी थी। और ये कहकर लॉर्ड मैसेंजर दोबारा वहाँ पे एसेस्टर्स की तरफ आगे बढ़ते हुए उनसे कहता है, तो तुम भी मेरी तरह एक गॉड हो जो कि इस जगह की प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए
किसी सोल को री-इनकार्नेट कर रहे हो। बहुत अच्छे, तुम्हारी इस टेक्निक ने वाकई मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर दिया है। इसलिए अगर तुम मेरे यानी मैसेंजर लॉर्ड के लिए काम करने के लिए मान जाते हो तो मैं तुम्हें सीधा अपने एंजल गॉड के पास ले जाऊंगा। और अगर तुम हमारे एंजल गॉड को पसंद आ गए तो हो सकता है वो तुम्हें हमारे शेनवुआंग सेट में भी ले ले। हम मैसेंजर लॉर्ड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कैसे टजू वहाँ पे कोल्टून में उससे कहते हैं, मुझे तुम्हारे शेनवुआंग सेट को ज्वाइन करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए अब चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। ऐसे टजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लॉर्ड मैसेंजर वहाँ पे टजू को डराने की कोशिश करते हुए कहता है, लड़के मुझे लगता है कि तुम अभी तक गॉड की पावर से वाकिफ नहीं हो। इस दुनिया में सिर्फ वही कुछ होता है जो कि हमारे एंजल गॉड चाहते हैं, और मुझे लगता है कि तुम अभी तक मेंटली तौर पे इतने ज्यादा कैपेबल भी नहीं हुए कि तुम एक गॉड की ट्रू पावर को समझ सको। मुझे पता है कि तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत से लड़ रहे हो और तुम्हारी इस मुसीबत को सिर्फ हमारे एंजल गॉड ही दूर कर सकते हैं। इवन तुम यहाँ पे जिस सोल को भी री-इनकार्नेट करने की कोशिश कर रहे हो, हमारे एंजल गॉड इसमें भी तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ये मैसेंजर लॉर्ड तो बिल्कुल वैसी ही बातें कर रहा था जैसे हमारे यहाँ के फेक बाबा करते हैं। और ये कहकर मैसेंजर लॉर्ड अचानक से वहाँ पे टजू को अपनी पावर का एहसास दिलाने के लिए टजू के कंधे के ऊपर हाथ रखने की कोशिश करता है, जो देखकर टजू वहाँ पे कोल्टून में उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहे हो और अब तुम्हारी ये बकवास सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। और ये कहकर टजू अचानक से वहाँ पे अपने डिवाइन सुप्रीम ऑरा को रिलीज कर देते हैं, जो रिलीज करते हुए टजू वहाँ पे सिर्फ इतना ही कहते हैं, डिस्ट्रॉय। और उनके ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वो सो कॉल्ड पावरफुल लॉर्ड मैसेंजर वहाँ पे एक ही झटके में खत्म हो चुका था। इवन हम देखते हैं कि टजू ने वहाँ पे उसकी बॉडी के साथ साथ उसकी एग्जिस्टेंस को इस वर्ड से खत्म कर दिया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो जंगल वहाँ पे एक बार फिर से हिल जाता है, जो देखकर तो वहाँ पे किंग गुआन और उसके साथियों को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये पर्सन जो कि बस एक की रिफाइनिंग स्टेज का कल्टीवेटर दिखाई दे रहा है। तो उसने यहाँ पे एक डिवाइन एनर्जी वाले मैसेंजर लॉर्ड जो कि सेकंड लेवल की इमॉर्टैलिटी को भी अचीव कर चुका था, उसे यहाँ पे इस तरह से एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया, वो भी बिना अपना हाथ उठाए। आखिर ये पर्सन है कौन और इसने इतनी आसानी से लॉर्ड मैसेंजर को कैसे खत्म कर दिया? लेकिन किंग गुआन को तो वहाँ पे सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे तो बस वहाँ पे अपनी आजादी की खुशी हो रही थी। इसलिए वो जल्दी से वहाँ पे टजू के सामने झुकते हुए वहाँ पे टजू का शुक्रिया अदा करता है और उनका शुक्रिया अदा करते हुए टजू से कहता है कि मैं इस मैसेंजर लॉर्ड से पिछले काफी सालों से तंग आ चुका था, पर चाहकर भी इसकी चुंगल से नहीं निकल पा रहा था और मैं भी अपने मरने से पहले एक बार इसके ऊपर अपना गुस्सा निकालना चाहता था, पर आज आपने इसे यहाँ पे इतनी बुरी मौत देखकर मेरा बदला भी ले लिया, इसलिए मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूंगा। लेकिन अभी वो तीनों वहाँ पे ये सब बोल ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि अचानक टजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ही झटके में वहाँ पे तीन लाइफ चेंजिंग पिल्स को बना लेते हैं और वो तीनों वहाँ पे कुछ समय पाते। उससे पहले टजू ने वहाँ पे उन तीनों पिल्स को उन तीनों कल्टीवेटर्स के सोल सीरियलम के अंदर भेज दिया था, जो कि वहाँ पे एक ही झटके के साथ उन तीनों कल्टीवेटर्स की बॉडीज के अंदर रिफाइन हो जाती हैं। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि अचानक उन तीनों की बॉडी के अंदर मौजूद सारा पॉइजन वहाँ पे बाहर निकलने लगा था और उनकी बॉडी दोबारा से वहाँ पे रिकवर होने लगी थी, जो देखकर तो बेचारे उन तीनों कल्टीवेटर्स को अपनी लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि पहला तो लाइफ चेंजिंग पिल को बनाना ही लगभग इम्पॉसिबल था और अगर उसे कोई बना भी लेता है तो अगले पर्सन के लिए उसे रिफाइन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस पर्सन ने न सिर्फ इस पिल को बना दिया बल्कि उसी के साथ साथ एक ही झटके में उसे हमारी बॉडी के अंदर रिफाइन भी करवा दिया। और इस पिल का असर भी नॉर्मल लाइफ चेंजिंग पिल की तरह नहीं है, क्योंकि इसने सिर्फ हमारी बॉडी को ही रिकवर नहीं किया बल्कि हमें इमोर्टल डाउ रियलम के थर्ड लेवल में भी ब्रेक थ्रू करवा दिया। और ये कहकर वो तीनों वहाँ पे एक बार फिर से टजू के सामने झुकते हुए उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने हमारी जान बचाकर हमारे ऊपर एक बहुत ही बड़ा एहसान किया है, इसलिए अब आपके इस एहसान का बदला चुकाने के लिए हम हमेशा आपके लिए ही काम करेंगे। आप बस एक बार हमें बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए, हम उस चीज को हासिल करने के लिए अपनी जान लगा देंगे, पर वो चीज आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। अब उन तीनों की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि टजू भी वहाँ पे उन तीनों की तरफ मुड़ते हुए उनसे कोल्टून में कहते हैं कि अगर तुम लोग मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे ये पूरा का पूरा फेरी लैंड चाहिए। और ऐसे टजू के ऐसा कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।